गुड मॉर्निंग। हम लोग आज 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे, स्क्यू लाइन पढ़ेंगे। और स्क्यू लाइंस का मतलब क्या हुआ कि 3 डायमेंशन में हम लोग देखेंगे और इसके बीच में हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस का हमेशा कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने 2 डायमेंशन में पढ़ा था, पैरेलल लाइन के बीच के शॉर्टेज डिस्टेंस कैलकुलेट किया था और इंटरसेक्टिंग लाइन जो थी उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा 0 हुआ करती थी और ओवरलैपिंग के भी बीच की भी डिस्टेंस 0 हुआ करती थी। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्क्यू लाइंस का मतलब क्या है और 3 डायमेंशन में कौन कौन सी लाइन होती हैं जिनके बीच का हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं कि भाई एक स्पेस में क्या क्या चीजें हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जब कोई भी फ्लाइट होती है, वो फ्लाई करती है, तो एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं कि सपोज कीजिएगा 3 केस मैं बताऊंगा, तीनों केस को ध्यान से समझिएगा। अगर उसके अलावा कोई केस पॉसिबल होता है तो आप हमें जरूर बताइए कि और भी केस क्या पॉसिबल होगा। सबसे पहला चीज हम ऑब्जर्व करते हैं कि सपोज कीजिए एक फ्लाइट है, वो नीचे से गई और उसके ऊपर से दूसरी फ्लाइट चली गई, लेकिन वो दूसरी फ्लाइट इस तरीके से जा रही है कि इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर नहीं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर नहीं, अलग अलग है। जैसे ये फ्लाइट नीचे से जा रही है, ऊपर से दूसरी फ्लाइट जा रही है, तो एक केस तो ये पॉसिबल हुआ कि फ्लाइट इस तरीके से जा सकती है स्पेस में। ओके, सेकेंड केस क्या पॉसिबल हुआ कि एक फ्लाइट जा रही है, लेकिन जो दूसरी फ्लाइट है उसके और इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा हर जगह क्या है, इक्वल जा रहा है। ओके हर जगह क्या हो रहा है, यहाँ पे इक्वल हो रहा है। और तीसरा केस क्या पॉसिबिलिटी है कि वो फ्लाइट इस तरीके से जाए और यहां आके इसको टक्कर मार दे। तो 3 केस पॉसिबल हुआ। इन्हीं तीनों केस को जो हमने विजुलाइज किया 3D में, उसी के हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। क्योंकि थोड़ा सा विजुलाइज करना इसलिए जरूरी होता है 3 डायमेंशन में, क्योंकि विजुलाइज एक बार हो जाता है तो आपको फिर एकदम समझ में आता है कि क्या हमको कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहला हमने जो केस लिया था, बताया आपको कि एक फ्लाइट नीचे से गई, उसकी फ्लाइट दूसरी गई, इनके बीच का जो डिस्टेंस है हर जगह या सेम अलग अलग डिफरेंट है। ओके, तो हमने पहला केस हमारा इस तरीके से राइज होगा L1। सपोज कीजिए दिस इज द L2 लाइन। अब आपको देखने से तो लग रहा हो बच्चों कि ये लाइन आगे जाके कट करेगा, लेकिन बेटा यही चीज हमको ध्यान में रखना है कि अब एक्चुअली में स्पेस में तो सॉरी स्पेस में तो ये सब चीजें क्या है, अलग अलग है, लेकिन बोर्ड में तो दिखता है, ऐसा दिखेगा कि जाके आगे लाइन कट करी, लेकिन ऐसा चीज नहीं है। सेकेंड केस हमने कुछ इस तरीके से आपको बताया कि जब वो फ्लाइट नीचे से गई और ऊपर से दूसरी फ्लाइट गई और इनके बीच का डिस्टेंस हर जगह इक्वल था। ओके, हर जगह डिस्टेंस इक्वल था। इसी चीज को हमने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया कि दिस इज द L1 लाइन एंड दिस इज द L2 लाइन। ओके बेटा, थर्ड केस हमने क्या बताया था कि जब वो फ्लाइट आई थी, फ्लाइट आके इसको इंटरसेक्ट कर गई थी। तो आपको विजुलाइज हो रहा होगा, ये फ्लाइट आके इसको यहाँ पे क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई। तो कुछ इस तरीके से वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा L1 एंड L2। ठीक है, अब हमने 3 केस तो ड्रॉ कर लिया। अब हमें निकालना क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। अब आपको एक बात ऑब्जर्व कीजिएगा कि अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हमेशा यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। ओके, यानी हमें बचा क्या, सेकेंड केस और फर्स्ट केस में हमको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो इसके पहले एक बार और हम लोग समझ लेते हैं कि शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी 2 लाइन है, उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस बोलते हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ पे एक P पॉइंट और यहाँ पे Q पॉइंट है, इनके बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है यही है। लेकिन ये क्या खास होगा बेटा, ये भी 90 डिग्री पे होगा और ए बी एंगल क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री पे होगा। ओके, अगर हम इस केस में बात करें शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ पे ए बी यही केस क्या होगा, दिस इज द P पॉइंट एंड Q पॉइंट, और इसके बीच का भी एंगल 90 डिग्री होगा और इसके भी बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो आई थिंक यहां तक हमें समझ में आ गया कि सबसे पहले समझ गया कि स्क्यू लाइंस होता क्या है। कि भाई स्क्यू लाइन का और भी अगर डिटेल में समझे कि हम कह सकते हैं कि दोनों लाइन का प्लेन अलग अलग हो, यानी ये अलग प्लेन में चल रहा है, ये अलग प्लेन में चल रहा है। जब दोनों का प्लेन अलग अलग है इसीलिए तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर नहीं, इसलिए तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। अगर दोनों एक ही प्लेन में होते तो शायद इंटरसेक्ट कर जाते, तो वो अलग होता है। स्क्यू लाइंस हमारा यहाँ पे है। अब रही बात इनके बीच के डिस्टेंस की कैलकुलेशन की, तो सबसे पहले हम केस 1, केस 2, केस 3 को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे केस 1। तो लिखेगा, फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा यहाँ पे कि शॉर्टेज डिस्टेंस, फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे लिखेगा शॉर्टेज बिटवीन
टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, अब हमारे पास एक केस आ गया। अब हमने यहाँ पे इसी डायग्राम को एक बार फिर से मैं बना दिया यहाँ पे, दिस इज द L1 और ये हमारा हो गया L2 पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिया यहाँ पे P पॉइंट और Q पॉइंट ले लिया। और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज मान लेते हैं कि जो L1 लाइन है ये इसका वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो वेक्टर A प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर B मैंने माना। जो L2 लाइन है इसको वेक्टर R इक्वल टू हमने क्या लिखा, समथिंग, यहाँ हमने सपोज कीजिए अगर इसको A1 ले लेता हूं, यहां म्यू टाइम्स ऑफ जस्ट इसको B1 वेक्टर, दिस इज द B2 वेक्टर। ये हमने लाइन की इक्वेशन ले लिया, वेक्टर फॉर्म में ले लिया। ओके, अब हमें क्या ऑब्जर्व करना, अब मुझे एक बात ऑब्जर्वेशन से बताओ यार, यहाँ पे क्या होगा कि अगर वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लेमडा टाइम्स B1, जरा इसको याद करो कि अगर किसी भी वेक्टर लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में होती है तो क्या होती है, ये जरा सा यहाँ पे कि अगर किसी लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में हमेशा कैसे लिखते थे, A1 प्लस लेमडा टाइम्स B1। A1 क्या होता था यार, उस लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट होता था, और B1 क्या होता था, उस लाइन का DR होता था। तो हमने मान लिया ऐसा कि सपोज A पॉइंट होगा जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, यहाँ पर A1 है। ओके, सेम एडिटीज हमने क्या माना, यहाँ पर पॉइंट B है जिसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे A2 है। ओके, अब हमने क्या किया, इन दोनों लाइन पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। जब यार इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा। तो हमारा क्या बन गया, AB एक लाइन बन गया। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ बात इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं यार। सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन यानी नोट पे मैं इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं। क्या लिखूंगा, अगर हम बात करें यहाँ पर AB वेक्टर तो AB वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A पॉइंट होगा कि नहीं। अगर ए पोजीशन वेक्टर ऑफ B पॉइंट एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ A पॉइंट। ओके, तो B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे कितना होता है, A2, A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना होता है यहाँ पे A1। तो दिस इज द AB वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। अब दूसरी बात हमारी हो गई, यहाँ पर PQ वेक्टर निकालते हैं। तो PQ वेक्टर निकलेगा कैसे, थोड़ा सा एक बात यहाँ पे समझते हैं पहले। अब मुझे बताओ कि यार ये कितना एंगल है, 90 डिग्री, दिस एंगल इज द 90 डिग्री। अब जरा से एक चीज मुझे बताओ कि हम लोगों ने यार एक क्वेश्चन किया था, पहले किया था कि अगर ये कोई दो लाइंस है, ठीक है, और उनके बीच का एक जो हमारा ब्लू मार्कर है, इस कुछ ऐसा बन रहा होगा बेटा। अगर हम 3D में देखें तो कुछ ऐसा केस बन रहा होगा कि नहीं, यही तो हमारा 3D में स्क्यू लाइंस है। आपको समझ में आ रहा है स्क्यू लाइन, ठीक है। अब हमें निकालना कौन सा डिस्टेंस, हमें निकालना क्या है, PQ डिस्टेंस ही तो निकालना है, ये स्क्यू लाइंस है। अब मुझे एक बात बताओ, ये निकले यहाँ पे क्या सीन हो रहा होगा, जो ऊपर वाला ब्लैक मार्कर है उसका जो डायरेक्शन रेशियो है नहीं, DR क्या है, B1 वेक्टर, नीचे का क्या है, B2 वेक्टर। हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन कैलकुलेट कर चुका है कि जब भी एक कोई लाइन का DR निकालना हुआ, वह लाइन अगर दो अलग अलग लाइन पर परपेंडिकुलर है तो इस लाइन का जो DR होगा वह इन दोनों DR का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। यार समझ में आया कि नहीं आया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसको निकालने में, लेकिन एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर एक ऐसी लाइन का DR निकालना हो, वह लाइन अगर दो अलग अलग लाइन पर परपेंडिकुलर हो रहा हो, तो जिस लाइन का जो DR यानी ब्लू मार्कर का अगर हमें DR निकालना है तो एक क्या हो जाएगा, जो बाकी जो दो लाइन है उनका आप सीधा सीधा क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट किसका करोगे यार, जो डायरेक्शन रेशियो DR है उसका आप क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। ओके, अब फिर मैं डिस्कस कर लेता हूं। अगर मैं PQ की बात करूंगा तो यहां पे बेटा बताओ B1 क्रॉस सीधे B2 होगा कि नहीं होगा। अब किसी को समझने में कोई परेशानी, आई थिंक किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। अब मैं अगला स्टेप कैलकुलेट करता हूं यहां पे थोड़ा सा मैं आपको प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट रिवाइज करता हूं। प्रोजेक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये आपको याद होगा कि अगर मान लो एक ब्लू मार्कर, एक ऊपर लाइन, एक ब्लैक मार्कर है, अगर ब्लू मार्कर का प्रोजेक्शन ब्लैक पर निकालना है तो हम क्या करते थे यार कि इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाई मॉड ऑफ दिस, नीचे वाले वेक्टर का मॉड से डिवाइड करते थे। तो यहां पे हमें क्या करना है कि AB वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वो PQ पे निकाल रहे हैं।
हम पी क्यू पे ही क्यों निकाल रहे हैं सर? तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि यार देखो हमें लेंथ किसका चाहिए, हमें लेंथ निकालना पी क्यू का है, न कि ए बी का लेंथ निकालना है। अगर ए बी का लेंथ निकालना होता तो पी क्यू का प्रोजेक्शन ए बी पे निकालते, लेकिन हमें लेंथ पी क्यू का कैलकुलेट करना है तो ए बी का प्रोजेक्शन हमेशा हम पी क्यू पे निकालेंगे ना, क्योंकि पी क्यू तो शॉर्टेज डिस्टेंस है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सॉरी फॉर दैट, काफी उसके बाद हम निकाल, अब बेटा हम एक चीज मान लेते हैं, यहां पर इसको डिस्टेंस डी मान लिया हमने, कोई दिक्कत। फिर हमने लिखा पी क्यू को हमने मॉड में लिखा, क्यों मॉड में लिखा? क्योंकि पी का पोजीशन वेक्टर अलग होगा, क्यू का अलग होगा, तो हमने पी क्यू जो डिस्टेंस होगा एक मैग्नीट्यूड होगा, इसी को हमने डी लिख दिया, डिस्टेंस डी। अब मुझे निकालना क्या है? प्रोजेक्शन निकालना है। तो ए बी का प्रोजेक्शन हम किस पर निकाल रहे हैं? पी क्यू पर लिख रहे हैं। तो एक लाइन में लिख देता हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन किस पर निकाला मैंने? पी क्यू पे निकाला प्रोजेक्शन। ओके, अब हम प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं तो क्या होगा यहां पे? जो ए बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू वेक्टर एंड डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ पी क्यू। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम तो बताइए, कोई प्रॉब्लम? तो हमारा यहां पर फाइनली डी आ गया। अब बेटा इसी चीज को हमको थोड़ा सा और आगे फर्दर कैलकुलेट करना है यहां पे, तो अब हम थोड़ा सा आगे इसको एक्सपेंड करेंगे इस एक्सप्रेशन को। तो डिस्टेंस डी इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे? ए बी वेक्टर कितना है? A2 माइनस ऑफ A1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ PQ कितना है? B1 क्रॉस ऑफ B2। ओके, एंड डिवाइड बाय कितना है? PQ, ये हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ P1 क्रॉस ऑफ B2। अब ये चीज हमको हमेशा याद रखना है, ये क्या हुआ? शॉर्टेज डिस्टेंस हुआ इन दो लाइन के बीच का। ठीक है, यहां तक तो हमारी सारी कहानी आ गई। अगर अब इसी शॉर्टेज डिस्टेंस को हमने जो वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, ओके, यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब आपसे किसी पूछा जाए कि मान लो कभी आपको जरूरत पड़ा कि इस डिस्टेंस को हम कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो अब इसी डिस्टेंस को हम लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में हमने उसके लिए क्या बताया था आपको? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, एक चीज ऑब्जर्व करो यहां पे क्या हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज मैं आपको नोट में बताता हूं, नोट में एक चीज समझिएगा कि अगर इस ए डॉट B1 क्रॉस ऑफ B2 होता है तो इसको हमने क्या लिखते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए, इसको भी A1 ले लेते हैं, तो A1 B1 और B2 ऐसा कुछ हम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो अगर इसी चीज को हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या होगा? A2 माइनस ऑफ A1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ B1 क्रॉस ऑफ B2 होगा। तो इसको अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम लिखेंगे तो कितना होगा? A2 माइनस ऑफ A1, इधर हो जाएगा B1 और यहां पर कितना हो जाएगा? B2। ओके, ये हमारे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब हमेशा ये क्या होता है? डिटरमिनेंट्स होता है। ओके, तो अगर हम बात करेंगे तो यहां पे तो इसका मतलब क्या होगा कि A2 माइनस A1 B1 और B2 एक क्या रहा होगा? एक डिटरमिनेंट्स रहा होगा। तो थोड़ा सा मैं इसी चीज को डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिख रहा हूं। आई थिंक यहां तक आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा और इसको हम क्या करते हैं? रफ कर देता हूं। ओके बेटा, अब इस चीज को समझते हैं, बहुत ही सिंपल से लॉजिक से मैं समझा रहा हूं आपको। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं बेटा? हमने यहां वेक्टर फॉर्म में दो स्क्यू लाइंस के बीच का, दो स्क्यू लाइंस का मतलब क्या है? सिंपली दो अगर स्क्यू लाइन है तो उनके बीच का डिस्टेंस में लिख लिया वेक्टर फॉर्म में। ओके, अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में जो दो स्क्यू लाइन है उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो हम इसी वेक्टर फॉर्म से ऑब्जर्व करके ला रहे हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले आपको नोट में समझाया कि भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। हमने वेक्टर पढ़ लिया है, वेक्टर में हमने आपको बताया था कि ए डॉट अगर B1 क्रॉस B2 तो सिंपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये आपको नोट में हमने सिखा दिया। उसके बाद फिर हमने क्या बताया कि जो ये ऊपर का एक्सप्रेशन लिखा हुआ A2 माइनस A1 डॉट ऑफ B1 क्रॉस B2, राइट, यहां पे लिखा हुआ, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे? ये फिर इसके बाद हमने क्या समझा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नथिंग बट ओनली डिटरमिनेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट्स हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि लेट हमारा जो A1 वेक्टर होगा कुछ इस तरीके होगा कि X1i Y1j एंड क्या होगा यहाँ पे Z1k। ओके, उसी तरीके से हमने A2 वेक्टर ले लिया X2i
y2j एंड z2 ऑफ k। ठीक है, अब उसी तरीके से जो dr d1 है, जो हमारा dr b1 है, अब इसको थोड़ा सा नोटेशन में चेंज कर देता हूं। जो b1 वेक्टर है उसको हमने ले लिया अल्फा 1 बीटा 1 j एंड गामा 1 k। ओके, जो b2 वेक्टर है उसको हमने ले लिया अल्फा 2i एंड बीटा 2 j एंड गामा 2 k। ये हमने नोटेशन फॉर्म में लिख लिया। अब हमें लिखना क्या है, डिटर्मिनेंट्स बनाना है बेटा। तो डिटर्मिनेंट्स बनाने के लिए हम यहां पे क्या करते हैं, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि हमें एक्चुअली में चाहिए क्या, a2 माइनस ऑफ a1, ठीक है, b1 एंड b2, हमें यही चीज तो चाहिए। तो इसकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू हम डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो मैंने यहां पे डिटर्मिनेंट्स बना दिया। ओके, अब हमें लिखना a2 माइनस a1, क्या मीनिंग है, अब इसको मैं जो पॉइंट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, x1 y1 z1, ये हमारा कार्टेशियन में क्या होगा, x2 y2 और z2 हो गया। इनके बीच का यानी फाइनल डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1, उसके बाद y2 माइनस y1, और उसके बाद यहां हमने y1 लिख दिया, और यहां पर क्या हो गया, z2 माइनस ऑफ z1 हो गया। ओके, फिर हमें लिखना है dr वेक्टर लिखना है। यहां पे देखिए पहला हमारा, उसके बाद क्या है b1, तो b1 का हमारा ये क्या, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, तो यहां पर हमारा हो गया अल्फा 1 बीटा 1 एंड गामा 1। सेकेंड थिंग क्या है हमारा, अल्फा 2 बीटा 2 एंड गामा 2, ये हमारा डिटर्मिनेंट्स हो गया। लेकिन अभी हमारा फार्मूला कंप्लीट नहीं हुआ। क्या मिसिंग हो रहा है कि हमें इसके मॉड में, यानी इसके जो डिनोमिनेटर में है, b1 क्रॉस b2 भी लाना है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि मॉड में कुछ चीजें छूट रहा है, यानी हमको यहाँ पे कुछ चीजें डिवाइड भी करनी है। अगर हमें फाइनल फार्मूला की अगर हम बात करें तो ठीक है, तो मुझे अलग से बताइए कि b1 क्रॉस b2 हम कैसे निकालेंगे। b1 क्रॉस b2 नथिंग बट ओनली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b1 एंड b2। ओके, तो दो वेक्टर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे निकाल लीजिए। तो हमने कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे i j k हो गया, b1 का क्या हो गया है, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, यहां पर क्या हो गया, अल्फा 2 बीटा 2 और गामा 2 हो गया। अब यहां पे आप सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए तो i हो जाएगा, ये आपको b1 इंटू गामा 2, ठीक है, एंड बीटा 2 माइनस आप गामा 1 माइनस j, इसके बाद निकालिए तो अल्फा 1 एंड गामा 2 एंड माइनस ऑफ अल्फा 2 इंटू गामा 1, एंड यहां पे क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ, k टाइम्स से कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा 1 बीटा 2 माइनस ऑफ अल्फा 2 एंड बीटा 1। यहां तक समझ में आपको आ गया बेटा, यहां तक हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया। लेकिन अभी भी हमें क्या चाहिए, हमें इसका मॉड चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ बोर्ड पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा। यानी आप समझिए कि डिटर्मिनेंट से इसको डिवाइड हम किससे कर रहे हैं यार, इसके जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है, तो मैग्नीट्यूड वैल्यू का मतलब क्या आएगा, अंडर रूट में आता है, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर आएगा अंडर रूट में। तो हमने यहां पे क्या लिखा, b1 इंटू गामा 2 माइनस b2 इंटू गामा 1 का स्क्वायर, प्लस यहां पे हमने लिखा अल्फा 1 एंड गामा 2 माइनस अल्फा 2 एंड गामा 1 का स्क्वायर, एंड यहां पे हमने क्या लिखा, अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1 का स्क्वायर। ये बेटा हमारा क्या निकल के आया, कार्टेशियन फॉर्म में टू स्क्रू लाइन के बीच का डिस्टेंस आया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा और भी कुछ हम लोग ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, आप लोगों ने पहले यहाँ नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, आप केस थर्ड को याद कीजिए। अगर आपसे कभी भी कहा जाए कि दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, बेटा दो लाइन इंटरसेक्टिंग का क्या मतलब दो लाइन इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइन एक प्लेन में होगा। अगर दो लाइन एक प्लेन में होगा तो इसका मतलब वो लाइन इंटरसेक्ट किया होगा, लाइन इंटरसेक्ट किया होगा ना, तो दो लाइन इंटरसेक्ट किया होगा हमारा यहाँ पे 3D में। तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करा तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा। तो आप चाहे ए फार्मूला से यहाँ इक्वल टू 0 कीजिए, चाहे आप यहां से 0 करिए। यहां से 0 करेंगे तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, यानी ओनली आपको सिर्फ एक डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। जब भी आपको दिया होगा कि टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग, उसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है
वहां के की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको ये फॉर्म में लगाइए, चाहे आप यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लगाइए, आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको ज्यादा रिकमेंड करूंगा कि वेक्टर फॉर्म में लगाइए। वेक्टर फॉर्म कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है, फटाफट आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है यहाँ पे, और यहाँ निकल कर जल्दी जल्दी का डॉट प्रोडक्ट लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे कैलकुलेट कीजिए। यानी यहां तक हमने अभी तक क्या सीखा, हमने स्क्यू लाइन पढ़ा, ठीक है, पैरेलल लाइन पढ़ा और इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ा। स्क्यू लाइन को विजुलाइज किया, स्क्यू लाइन्स दोनों लाइन का प्लेन क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। फिर उसके बीच का हम लोगों ने शॉर्टेज डिस्टेंस कैलकुलेट किया, दो स्क्यू लाइन के बीच का, वह वेक्टर फॉर्म में हमने निकाला और कार्टेशियन फॉर्म में भी यहाँ पे हमने निकाला यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है कि अगर पैरेलल लाइन होगा तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आगे हम निकालते हैं यहाँ पे दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे निकालते हैं यहाँ पे।